वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस 2022 के प्रश्न पत्र के बारे में। तो दो प्रश्न पूछे गए थे 2022 इस बी में, तो वो उन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि ज्योतिबा फुले संबंधित थे किससे? तो इन चार ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो जात विरोधी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर है। अब हम ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका पूरा नाम था और ये एक समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और मृत्यु 28 नवंबर 1890 को। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। क्या? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा लिखित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया था 2022 पीसीएस के पेपर में कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य, यहां पे ध्यान रखना है, कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? यहाँ ऑप्शन था उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। देखिए ये चारों स्टेट जो हैं वो लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, लेकिन आपसे टॉप जो 2 हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो 2020-21 के अनुसार जो दो सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं वो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इस हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। लौह अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य क्या हैं? उड़ीसा पहले नंबर पे, उसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड है। तो ये क्रम है लौह अयस्क उत्पादन में भारत के राज्यों का। अगर विश्व के लेवल पे पूछा जाए, वर्ल्ड लेवल पे, तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, ब्राजील दूसरे, चीन जो है वो तीसरे नंबर पे। भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, भारत का स्थान चौथा है लौह अयस्क उत्पादन में। अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 का ये प्रश्न है। तो उस समय 136वां स्थान था। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत जो पोजीशन थी वो 136 थी। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, मतलब हर साल जारी होती है। और इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र के संचालित विकास समाधान नेटवर्क, मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा ये जारी की जाती है। अब 2023 की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप करने वाला देश है वो है फिनलैंड। और फिनलैंड जो है वो छठी बार लगातार उसने टॉप किया है। तो फिनलैंड जो है वो 1 नंबर पे है और टॉप 10 की ये लिस्ट दिया गया है। फिनलैंड पहले नंबर पे, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे इजराइल, 5वें पे नीदरलैंड, छठे पे स्वीडन, 7वें पे नॉर्वे है, 8वें पे स्विट्जरलैंड है और 9th नंबर पर लग्जमबर्ग और 10वें पे न्यूजीलैंड है। भारत की पोजीशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 126वीं है। कितना? 126वीं। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 सूची दी गई हुई है, एक तरफ भवन है और दूसरी तरफ उसका निर्माणकर्ता कौन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। एक तरफ है सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, और इधर उसके जो है निर्माणकर्ता का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो सुल्तानगढ़ी जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो ए का 3 हो गया। ठीक, लाल महल जो है वो कुतुबुद्दीन, जो बी ऑप्शन है। ठीक, लाल महल बनवाया था बलबन ने। किसने? बलबन ने। तो बी का 4 हो गया। जमात
जमात खान मस्जिद बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो सुल्तानगढ़ी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। लाल महल बलबन ने। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र है उसने जमात खान मस्जिद को बनाया था। तो इस प्रश्न के अनुसार जो है मान लेते हैं कि जमात खान मस्जिद है तो अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ठीक है, ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को जो है ये जो है वो पर्यावरण के लिए जो है ये काफी नुकसानदायक है। तो इसको याद रखिएगा। यूकेलिप्टस के जो प्लांट होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, और जहां पे ये ग्रो करते हैं वहां पे आसपास की जो वेजिटेशन होती है, प्लांट होते हैं, वो ग्रो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। इस वजह से पर्यावरण की दृष्टि से जो है इसको खतरा माना जाता है। छठा प्रश्न यह है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन असर्शन तथा दूसरे को कारण रीजन कहा गया है। तो असर्शन क्या है, अभिकथन क्या है? तो ये है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ठीक है, ये पॉइंट है। और रीजन क्या गया कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे की गति मिली। देखिए यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये है पीवी सिंधु, ये इनकी तस्वीर है। ठीक है, अगला प्रश्न, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन क्या है? तो ये है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन या डीडीटी एक क्रिस्टलीय रंगहीन और गंधहीन यौगिक है, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और जैसा मैंने बोला कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ये स्ट्रक्चर है किसका? डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अगला प्रश्न यह है कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। ये पॉइंट सही है कि इटली में ही इसका आयोजन किया गया था। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। जी हाँ, तो इस खेल में पहली बार भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। तो रजत पदक अगर जीता है तो किस टीम से हारी थी भारतीय टीम? तो वो थी पोलैंड की टीम। कौन सी? पोलैंड से वो हार गए थे, इस वजह से रजत पदक मिला। ठीक, तो यहाँ पे जो 9th नंबर का क्वेश्चन है, इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी। ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? योजना है हरियाली। योजना जो है वो 2003 की है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण, ठीक है, या कंजर्वेशन के लिए कौन सा अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यहाँ पे बात की जा रही है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, ईपीए। ये पारित किया गया था 1986 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ये अधिनियमित होता है। ठीक, और ये आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। अधिनियम का उद्देश्य जो होता है 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। यह एक अम्ब्रेला कानून है। ठीक है, अम्ब्रेला कानून है, और इसको अम्ब्रेला कानून के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह केंद्र सरकार को आवश्यक उपाय करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित है। ईपीए के अधिनियमन के जड़े जो है वो जून 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, स्टॉकहोम में, जो कि बेस्ड होता है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित है, जिसमें भारत ने
मानव पर्यावरण के सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए भाग लिया था। ठीक है, तो 1972 स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होती है जो कि मानव पर्यावरण ह्यूमन इन्वायरमेंट के सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए भाग लिया था भारत ने। और अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में किए गए निर्णयों को लागू करता है। अगर बात किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है भारत के संविधान में पर्यावरण को लेके, तो ये है कि ईपीए अधिनियम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। इस आर्टिकल के तहत 253 के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। देखिए, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी समझौते होते हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, उसका पर्यावरण के संबंध में जो प्रोविजन या कानून या एक्ट जो बनाने होते हैं वो पावर मिलती है अनुच्छेद 253 के तहत। अब पर्यावरण के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 48A निर्देश करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है अनुच्छेद 48A। तो जो अनुच्छेद 48A है वो डीपीएसपी का भाग है। किसका? डीपीएसपी का। अनुच्छेद 51A में आगे प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। तो मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको समाहित किया गया है। तो संवैधानिक प्रोविजन की अगर बात किया जाए पर्यावरण को लेके, तो उसको डीपीएसपी में भी जो है वो जगह मिली है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो कौन से संशोधन के द्वारा? तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा को संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया है। जब बात मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, इस अनुच्छेद में इसको जगह मिली है। इसको जगह मिली है अनुच्छेद 21A। और हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से संबंधित है। तो उसी का जो सब पार्ट है अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। और यह घोषणा करता है कि राज्य मतलब स्टेट 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यहाँ पे बात की जा रही है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ में डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये डीपीएसपी में भी बात होगी। ठीक है, तो शिक्षा का प्रावधान जो है आपको फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और इसके साथ फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिलता है। तो अनुच्छेद 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। जैसा कि प्रश्न में था, यह संशोधन जो है वो 2002 में किया गया था। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का है। अगला प्रश्न यह है कि मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, तो पहला है एक्सेंसर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। ठीक है, दूसरा है टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ विधानसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रश्न का में जो मणिपुर में 62 है, 62 जो है विधानसभा सदस्य संख्या नहीं है, वो 60 है। ठीक है, कितना है? 60। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ये जो 4 देश दिए गए हैं, जापान, रूस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, इसमें हांगकांग जो है वो सबसे आगे रहेगा इन 4 में। उसके बाद नंबर आएगा ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद जापान और रूस। इस हिसाब से जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3412 इसका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है, तो ये है महानदी। महानदी जो है इन चार दिए गए ऑप्शंस में सबसे बड़ी नदी घाटी बेसिन है। उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये है ग्रेफाइट। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक, ये सभी जो है वो कार्बन के रूप हैं। इसमें जो ग्रेफाइट है वो सबसे ज्यादा उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से स्टेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन इसमें से सही सुमेलित है। ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग लाहौर ये गलत है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली ये भी गलत है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, ठीक, तो सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता ये सही है। ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव? आपको बताना है जो नेचुरल गैस है उसका मुख्य अवयव क्या है। ठीक है, तो मुख्य अवयव है प्राकृतिक गैस का मीथेन। जो इसके जो पहले वाला जो प्रश्न है, ठीक है, जिसमें मैचिंग करनी थी आपको कि राधा स्वामी सत्संग, ठीक, ये अगर लाहौर में नहीं है तो राधा स्वामी सत्संग है कहाँ पे? ये है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। भारत धर्म महामंडल कहाँ पे है? ये है हरिद्वार। हरिद्वार। सनातन धर्म रक्षणी सभा ये तो सही है, मैच है। देव समाज कहाँ पे? देव समाज बनारस में नहीं है, ये है लाहौर में। अगला, भारत में सर्वाधिक ज्वरीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो टाइडल एनर्जी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा बात तट, ठीक, तो भारत में सर्वाधिक ज्वरीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात कोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। पादप रोग का एक तरफ जिक्र है और दूसरी तरफ उसका कारण आपको बताना है। तो खट्टे नासर से मतलब है सिट्रस कैंकर या सिट्रस कैंकर। गन्ने का लाल सड़न रोग मतलब रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन की बात की जा रही है। आलू का कृष्णकांत रोग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो की बात की जा रही है और साहू रोग ऑफ व्हीट की बात की जा रही है ऑप्शन नंबर डी में। तो इनको मैच करना है। तो खट्टा नासर जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो खट्टा नासर का ऑप्शन नंबर 3 के साथ जो है वो मैच होगा। गन्ने का लाल सड़न रोग, तो ये है कवक से होता है। ठीक है, कवक से हो गया। आलू का कृष्णकांत रोग ये ऑक्सीजन की कमी से होता है और गेहूं का साहू रोग जो है वो कीट की वजह से होता है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन एसर्शन मानिए और दूसरे का जो है उसका रीजन मानिए। ठीक है, तो एसर्शन क्या है, अभिकथन क्या है? आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कारण क्या बताया जा रहा है? तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो कथन है और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। जो जो हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं तापमान जो है वो घटता चला जाता है। ठीक है, तो एक ही लैटिट्यूड एक ही अक्षांश पे होने के बावजूद भी दो स्थानों के तापमान में जो अंतर होता है उनकी ऊंचाई की वजह से होता है, एल्टीट्यूड की वजह से होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश के रजत मुद्राएं हैं, ये बात सही है। ठीक, दूसरा है कि इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। जी हाँ, लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। जी हाँ, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। करना क्या है कि संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के
दोबारा ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको मैच करना है। एक तरफ दिवस दिया गया है और दूसरी तरफ दिया है घटना और अवसर। ठीक है, तो यहां पे जो अप्रैल 18 है, ठीक है, तो 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा जो है ये पूछा जा रहा है कि 22 मई को क्या मनाते हैं? तो 22 मई को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो गया। 29 जुलाई को क्या होता है? 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। दिसंबर 5 दिसंबर को जो है विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो श्रेणी 1 मतलब सूची 1 में संस्कृति, शासन, सामाजिक पहलू, नागरिक, पर्यावरण, इसकी बात की गई है। और सूची 2 में विजेता नगर कि किसको जो है किस कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो संस्कृति में इंदौर विजेता नगर बना है, शासन में बड़ोदरा बना था, सामाजिक पहलू की दृष्टि से तिरुपति और नगरीय पर्यावरण की दृष्टि से भोपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा आपको बताना है, तो ये था कोच्चिन हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? ठीक है, तो ये थी कैरोलिना बिलावस्का। कौन? कैरोलिना बिलावस्का। नेक्स्ट, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि एलबीएस है क्या। तो ये है अग्रणी बैंकिंग योजना, लीड बैंक स्कीम। ठीक है, एलबीएस, एल फॉर लीड, बी फॉर बैंक और एस फॉर स्कीम। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारण बताना है। तो बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारण की वजह से कमीशन ने जो है इसका उत्तर जो है वो काली खांसी माना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? आप यहाँ पे 4 जो है पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसमें जो है चोऊ और लोहोत्से जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड 2, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यह है कि बजट का आकार जो है 5,12,860.72 करोड़ था। इस बजट में 10,967.8 करोड़ का कतिपय नई योजनाएं, ध्यान दीजिए, नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे 2 सूची दी गई है और उनके मैच करना है आपको। तो एक सूची में दार्शनिक का नाम है फिलोसफर और दूसरी सूची में उनका दर्शन है। ठीक है, तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। रामानुज जो है वो विशिष्ट दैववाद से जो है संबंध रखते हैं, माधवाचार्य द्वैतवाद से। ठीक, निम्बार्क जो है वो द्वैत अद्वैतवाद से और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को जो है असर्शन या अभिकथन और दूसरा जो है वो कारण है, रीजन। असर्शन यह है कि लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पल्वक अधिकता है में वृद्धि करते हैं और रीजन है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एसर्शन मतलब
अभी कथन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। और एसर्शन का जो एक्सप्रेशन जो रीजन के द्वारा दिया गया है, कारण के द्वारा दिया गया है, वो सही दिया गया है, ठीक है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये स्टेटमेंट गलत है, सातवां है, ठीक है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये स्टेटमेंट सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, ये स्टेटमेंट सही है। भारत पूरी तरह, ये स्टेटमेंट कहते हैं, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं स्थित है। तो इस प्रकार जो इस दिया गया ऑप्शन है जो सही होगा वो होगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया, ठीक है। तो 1975 में कतरनिया घाट को स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो ये वाद था ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य 1973। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में गदर पार्टी की स्थापना पहले होता है, उसके बाद आता है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना होती है, उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड होता है और लास्ट में जो नंबर आता है वो चिटगांव शस्त्रागार छापा। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में वो व्यक्ति हैं और सूची 2 में संबंधता और उनका संबंध पूछा गया था। एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो है वो हरित क्रांति से। एल के झा कमेटी जो है आर्थिक प्रशासन सुधार से। वर्गीस कुरियन जो दूध उत्पादन से और मोरारजी देसाई जो है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? एक तरफ जनजाति का नाम दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। केरिया जो है वो उड़ीसा की है और पालियान जो है वो तमिलनाडु की है। तो 1 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक जो है असर्शन है और दूसरा जो है उसका कारण है। अभिकथन असर्शन क्या है? विश्व में चीली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। असर्शन तथा रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन है? रिसर्चर का नाम बताना है आपको। तो उनका नाम है चार्ल्स बूथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ये शख्स है ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ठीक। कौन? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अगला सूची 1 दी है और सूची 2 दी है, ठीक है। योजना और कार्यक्रम दिया है और दूसरे में उसका वर्ष दिया गया है, ठीक है। इसको आपको मैच करना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये है 2005 का। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये है 1995 का। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 की है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो 2001 की है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है जामनगर, भारत। ठीक, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की जा रही है, तो इसमें आपको मिलेगा ओजोन, O3। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? आपको बताना है कौन जो है वो सुन्नी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। यह है बसरा। बसरा जो है वो इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक जो है असर्शन है, दूसरा जो है रीजन है। असर्शन क्या है? 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असर्शन कथन भी सही है और जो रीजन है वो भी सही है, और रीजन जो है इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सजन प्रकाश। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट में हम लोग डिस्कस करेंगे 51 से 100 तक 2022 की गए प्रश्न के बारे में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक प्रश्न को जो है डिटेल में हम जानेंगे कि उसके और सारे डायमेंशन क्या हो सकते हैं। तो ये आने वाले पेपर के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप जरूर देखें। प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपको बताना है इन चार बांधों में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बदुआ। ठीक है, तो अब हम डिटेल में जानेंगे कि ये चार बांध है क्या। देखिए, बदुआ बांध बिहार के बांका जिले में है, न कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसे बदुआ नदी पे बनाया गया है, बदुआ नदी पर, और इसकी लंबाई 457.32 मीटर है। ठीक है, और 1965 में ये बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद जो दूसरा बांध ऑप्शंस में दिया गया था वो था अदवा बांध। अदवा बांध जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है और यह अदवा नदी पर बनाया गया है। यह 1978 में बनकर तैयार हुआ और इसकी टोटल लंबाई 7,906 मीटर है। तीसरा बांध है बघेलखंड बांध। यह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित। इस जिले में बलरामपुर जिले में स्थित है। ये जमुना हवा नदी पर बनाया गया है और वर्ष 1957 में ये बनकर तैयार हो गया है। इसकी कुल लंबाई 3200 मीटर, 3200। अहरौरा बांध, चौथा बांध जो था वो अहरौरा बांध, ये भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। इसे गरई नदी पे बनाया गया है, गरई नदी पे बनाया गया और 1955 में ये बनकर तैयार हुआ। इसकी कुल लंबाई 1219.5 मीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इधर जो है एल्युमिनियम संयंत्रक की लिस्ट दी हुई है और उनकी जगह यहाँ पे दी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, माल्को, माल्को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो चेन्नई में नहीं है। यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, के बाकी जो है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ये कोरबा में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को रेणुकूट में है और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल, ये हीराकुंड में। अब हम जानेंगे इस बारे में डिटेल में। देखिए, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को मेट्टूर में, ना कि चेन्नई में। ठीक है, तो 1965 में तमिलनाडु के सेलम जिले के पास मेट्टूर में स्थापित किया गया था इसे, और यह सेवाराय पहाड़ियों से बॉक्साइट और मेट्टूर हाइडल परियोजना से बिजली प्राप्त करता है। ठीक है, तो यह सेवाराय पहाड़ियों से बॉक्साइट और मेट्टूर हाइडल परियोजना से इलेक्ट्रिसिटी को मिलती है। दूसरा है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ये है कोरबा में। तो यह एक सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जिसने 1965 में कोरबा, बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में अपना संयंत्र स्थापित किया था। यह अमरकंटक, मध्य प्रदेश के शांडोल जिला, ठीक है, अमरकंटक से बॉक्साइट
प्राप्त करता है और कोरबा थर्मल पावर प्लांट से बिजली प्राप्त करता है। तो अमरकंटक अनूप आज की डेट में अनूपपुर है, ठीक है। अनूपपुर। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को ये रेणुकूट में है और यह 1958 में मिर्जापुर से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में रेणुकूट में स्थापित किया गया था और यह लोहरदगा मध्य प्रदेश के झारखंड और अमरकंटक क्षेत्र में बॉक्साइट प्राप्त करता है और रिहंद बांध से बिजली इसको प्राप्त होती है। चौथा है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल, यह हीराकुंड में है। इसने 1938 में अपनी निजी कंपनी के रूप में उत्पादन शुरू किया था और 1944 में इसे एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया। यह एल्यूमिना और एल्यूमिनियम शीट के उत्पादन के लिए 5 अलग-अलग स्थानों पर 3 इकाइयों वाला एक इंटीग्रेटेड संयंत्र है, एक इंटीग्रेटेड प्लांट है। और बॉक्साइट से एल्यूमिना के निष्कर्षण के संयंत्र मुरी जो झारखंड में है और बॉक्साइट खदानों के पास स्थित। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इन चार में सबसे पहले स्थापना तेलुगु देशम पार्टी की होती है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की होती है और उसके बाद समाजवादी पार्टी की, और इन चार ऑप्शन में बाद में आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, तेलुगु देशम पार्टी 1982 में बनती है। तेलुगु देशम पार्टी एक क्षेत्रीय भारतीय राजनीतिक दल है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दक्षिणी राज्यों में सक्रिय है, ठीक है, साउथ इंडिया में। पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को एन.टी. रामाराव ने किया था। क्या था? एन.टी. रामाराव ने। बहुजन समाज बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो 1984 की। तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन बहुजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। में धार्मिक अल्पसंख्यकों के एक साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल 1984 को कांसी राम ने की थी। पार्टी है समाजवादी पार्टी, 1992 में इसकी स्थापना होती है। समाजवादी पार्टी भारत में एक सामाजिक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित है और साथ ही अन्य राज्यों में भी इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति। पार्टी की स्थापना होती है 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव के द्वारा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 की पार्टी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बोलचाल में इस कांग्रेस भी बोलते हैं, एक भारतीय राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में एक्टिव है। तो 26 से अधिक वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के रहने के बाद ममता बनर्जी ने स्थापना कौन करती है? ममता बनर्जी ने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़कर 1998 में टीएमसी की स्थापना की। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या कोऑर्डिनेशन या समन्वय के बारे में कहता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है वो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ऑडिट रिपोर्ट की परीक्षण लोक लेखा समिति करती है जिसको एसीबी बोलती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में? दुधवा नेशनल पार्क स्थित है लखीमपुर खेरी में। के बारे में डिटेल में जानते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह उप हिमालयी क्षेत्रों में है, तराई बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को होती, 1977 को। उत्तराखंड के गठन के बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य का पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है और यह बड़ी संख्या में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है जिसमें आपको टाइगर मिलेंगे, तेंदुआ बिल्ली, स्लथ बियर, गैंडा, एक सिंग वाला और हिस्पिड खरगोश के साथ हाथी, काला हिरण और मार्स डियर आपको मिलेंगे, दलदल हिरण। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है बारहसिंघा का गढ़ माना जाता है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के लगभग आधे बारहसिंघा मौजूद है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पे दो सूची दी है। सूची 1 में केंद्र और
दूसरी सूची में उद्योग दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको मैच करना है। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैच है। ठीक है, तो ओसाका, ओसाका जाना जाता है वस्त्रों के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका। डेट्रॉइट जाना जाता है मोटर वाहन, 4। और क्यूबा, क्यूबा जाना जाता है शिकार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। तो ए का मैच है 3 के साथ, ई का मैच है मोटर वाहन, डेट्रॉइट का मोटर वाहन के लिए जाना जाता है, क्यूबा जो है शिकार के लिए जानता है, और सेंट पीटर्सबर्ग निर्माण के लिए जाना है। यहाँ पे सूची 1 दी गई है और इसके सामने सूची 2 दी गई। तो सूची 1 में सतत विकास लक्ष्य, डेवलपमेंट गोल, और सूची 2 में जो है वो किससे रिलेटेड है वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है वो है असमानताओं में कमी से। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 13 है वो जलवायु क्लाइमेट चेंज से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 संबंधित है जल के नीचे जीवन से। ठीक है, तो लाइफ अंडर वाटर की बात की गई है डेवलपमेंट गोल 14 में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 में बात की है भूमि पर जीवन। ठीक, तो आप आने वाले एग्जाम है उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं, उन सबको क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है। ठीक है, 17 जो डेवलपमेंट गोल है वो आपको पता होना चाहिए। ये बार बार जो लगातार सालों से ये प्रश्न आ ही रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम अनुसार अव्यवस्थित की। ठीक है, तो रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर। ठीक, इन विजयों में सबसे पहले उसकी गुजरात विजय होती है, उसके बाद रणथंभौर विजय होती है, और रणथंभौर के बाद वो वारंगल को जीतता है, वारंगल का युद्ध करता है, और इसके बाद लास्ट में तौड़ होता है। क्रम क्या हो गया? क्रम हो गया 2, 1, 4 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गैर निम्नीकरणीय है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है? तो यहाँ पे कांच की बोतल, प्लास्टिक के कप, एल्युमिनियम फॉयल और ऊन ऑप्शन में दिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऊन। देखिए, जो भी प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं। ठीक, चाहे निम्नकरणीय होते हैं। तो यहाँ पे जो ऊन है वो जंतु एनिमल से प्राप्त एनिमल प्रोडक्ट है, तो इस वजह से ये बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? दिए गए ऑप्शन सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए यस जाना जाता है, अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए सही है, आगरा चर्म उत्पाद के लिए ये भी सही है, बागपत लकड़ी के खिलौनों के लिए ये मिसमैच, लकड़ी के खिलौनों के लिए बागपत नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 63, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो ये आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। ठीक, बांग्लादेश में जो नेचुरल आर्सेनिक पॉल्यूटेंट है वो वाटर में बड़ी समस्या है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवो का युद्ध, शकरखेड़ा का युद्ध और बेदार का युद्ध। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 2, 1 इसका सही क्रम है। अब इसको जानेंगे डिटेल में। सकरखेड़ा की लड़ाई 1724 में हुई। 11 अक्टूबर 1724 को सकरखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था, और सकरखेड़ा का युद्ध बरार में हुआ था। कहाँ पे? बरार में हुआ था। सकरखेड़ा की लड़ाई निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान और दक्कन के सूबेदार में लड़ी गई थी। ठीक है? बेदार का युद्ध 1759 में होता है। तो बेदार की लड़ाई 1759 में भारत के बंगाल में अंग्रेजी और डच सेना के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो भारत के बंगाल में अंग्रेजी और डच सेना के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी 1759 में, वो बेदारा का युद्ध कहलाता है। ठीक, इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना द्वारा डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया गया था। तो इसमें डच सेना जो हार गई थी बेदारा के युद्ध में।
और इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना वर्चस्व कायम करने में मदद मिली। पोर्टो-नोवो की लड़ाई यह 1781 की है। पोर्टो-नोवो की लड़ाई 1 जुलाई 1781 को मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। अंग्रेज विजयी हुए और इस लड़ाई में हैदर अली के विस्तार को रोक दिया। एक और जो है एक सफलता मिलती है किसको? ब्रिटिशर्स को। मुदकी का युद्ध 1845 में होता है। मुदकी की लड़ाई 18 दिसंबर 1845 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पंजाब के सिख साम्राज्य की सेना सिख खालसा सेना के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, और इस युद्ध में सिख पराजय हुई थी। चारों युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनका क्रम क्या होगा? पहले साकरखेड़ा का युद्ध होता है 1724 में, उसके बाद में बेलारा का युद्ध होता है 1759 में, इसके बाद पोर्टोनोवो की लड़ाई होती है 1781 में, और मुदकी का युद्ध होता है 1845 में। नेक्स्ट, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? आपको बताना है कि सल्फा ड्रग जो प्रकार की औषधि, तो ये है प्रतिजीवाणु। प्रतिजीवाणु मतलब एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हांगकांग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। अगला प्रश्न, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? ये बात की जा रही है पेशा के बारे में। पेशा एक्ट जो है वो कब पारित होता है? ठीक, यह एक्ट है 1996 का, 1996 का ये एक्ट है। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है कि वह कौन सा स्थल है जहां पे नाव का चित्र मिला है। स्थल को आप जानेंगे मोहनजोदड़ो एवं लोथल में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता की ये स्थल है जहां पे नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यहाँ पे बताना है आपको कि बायोमास ऊर्जा का सोर्स कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा। तो एटॉमिक एनर्जी तो वो बायोमास एनर्जी नहीं होती है। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख सोर्स है? ठीक है, तो पेगुयोमा इस पे जाना जाता है खनिज तेल के लिए, मिनरल ऑयल के लिए जाना जाता है। नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यह है कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस किया जाता है? तो 71 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल इंजन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष, प्रेसिडेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, प्रेसिडेंट कौन प्रेसिडेंट बनी? तो ये है सामिया सुलूह हसन। ऑप्शन नंबर सी, सामिया सुलूह हसन जो है अप्रैल 2022 में तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? तो ये है लोकटक, जो कि मणिपुर में। कहा? मणिटक लेक। और मणिपुर का स्टेट एनिमल क्या है? संगाई डियर। संगाई हिरन है वो स्टेट एनिमल है और स्पेशली इस पार्क में आपको देखने को मिलेगा। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फॉर्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट के अनुसार आपको सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक दी जाने वाली अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट फॉर्म के अंतर्गत आती है। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं किंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। ठीक, तो डायरेक्ट श्रेणी में ये इस प्रकार सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक और 4। अगला प्रश्न,
वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश एकल विंडो परीक्षा का क्या नाम है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, काफी हाईलाइट रहा है ये। ठीक, जी हाँ, क्यू ई क्यूट। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को जो है असर्शन है और दूसरा जो है रीजन है। ठीक, असर्शन क्या है? एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ठीक है? पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ए तो सही है, लेकिन जो इसका ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन नंबर का सही उत्तर है। नेक्स्ट, यहाँ पे सूची एक दी गई, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सूची में वो राज्य दिया गया है, तो आपको इसके साथ जो है मैच करना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। एक दो तीन चार, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है एक दूसरे के साथ जो है वो मैच्ड है। ठीक है, तो विधानसभा के जो नव निर्वाचित अध्यक्ष थे रमेश तावड़कर गोवा राज्य के विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे। कुलतार सांधवान ये पंजाब के, टी सत्यव्रत मणिपुर के और रितु खंडारी उत्तराखंड के। नेक्स्ट, टी माल्थस ने द माल्थीसी थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो कि संबंधित है। ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। जी हाँ, ये संबंधित है पॉपुलेशन से। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की कब की गई? यहाँ पे डिक्लेरेशन की बात की गई है, घोषणा कब की गई ध्यान में रखिए। ठीक है, तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की जाती है 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है ये। ठीक, आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। ठीक, तो कहाँ मिलती हैं? ये मिलती है अमरावती में। तो आर्यक स्तंभ की विशेषताओं वाला मंच आपको कहाँ मिलेगा? अमरावती में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? यहाँ यह करेक्ट आंसर है मुरादाबाद। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? प्रश्न काफी आसान सा प्रश्न है। कई बार पूछा जा चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की लौटा दिया। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? देखिए, एक ही पेपर में एक शख्सियत से दो प्रश्न पूछे। ये हैं ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। सूची एक और सूची दो जो है वो दी गई, उसको आपको सुमेलित करना है। तो भारत के जलप्रपात सूची एक में दी गए हैं और सूची दो में उनकी स्थिति आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, दूध सागर है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। बरकाना ये कहाँ है? कर्नाटक में। हंदाधार, हंदाधार कहाँ है? का में। और पलानी मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। तो ए का 4 और बी का 1 का 2 एंड डी का किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि इको मार्क दिया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर पर्यावरण से मित्रवत है। मतलब जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इको मार्क टैग मिलता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन नहीं है। शान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, जीवित गुप्ता सेकंड देववर्णाक अभिलेख और ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। ठीक है, देखिए, जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र। ये सही सुमेलित नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा। बाकी के जो ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? आपको बताना है स्तनधारी का नाम जो अंडे देता है। तो यह है एक्डिना। ऑप्शन नंबर सी।
सूची एक और सूची दो दी गई है। तो सूची एक में अनुसूची है, शेड्यूल, और दो में सब्जेक्ट है, विषय है, वो आपको मैच करना है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, तृतीय अनुसूची संबंधित है शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप से, ए का 2 हो गया। चतुर्थ अनुसूची संबंधित है राज्य विधान परिषदों में स्थानों के आवंटन से। सातवीं अनुसूची संबंधित है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों से, और आठवीं अनुसूची संबंधित है लैंग्वेज से। तो ऑप्शन यहाँ पे 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर। यहाँ पे सूची एक दी गई है और इधर सूची दो दी गई है। सूची एक में व्यक्ति है और सूची दो में संबंधित कार्य और पद। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन किसके साथ मैच है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक, तो डी के कर्वे जो है वो सत्य विडोरी मैरिज एसोसिएशन के, जे बेथुन के कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध कलकत्ता में संस्कृत बल के प्रचार के रूप में है। और बी एम मालावरी ये हैं बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ किया था इन्होंने। तो सही उत्तर क्या हो गया? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है ये है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी चट्टानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ठीक, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो ये है इंडिया हैबिटेट सेंटर, सॉरी, तीन मूर्ति भवन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तीन मूर्ति भवन को जो है, तीन मूर्ति भवन को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। तीन मूर्ति भवन जो है आज की डेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में जाना जाएगा। सूची एक में समिति है और सूची दो में नियुक्त का वर्ष है। ठीक है, इसको आपको मैच करना है। यहाँ पे मैच है ऑप्शन नंबर बी। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो यह 1957 में आती है, ऑलरेडी मैच्ड है। अशोक मेहता समिति 77 में मैच है। एल एम सिंघवी समिति 1986 की है और पी के थुंगुन समिति 1988 की। यहाँ पे सही उत्तर है 1, 2, 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। देखिए, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। ठीक है, इसको फिर से देखिए, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, कार्यात्मक भूमिका को बियर करना, ये सही बनाता है। ठीक है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही है, इस वजह से यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो ही है। नेक्स्ट, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित है? यहाँ पे जयता और कुंपा सॉरी कुंपा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा ये मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। मारवाड़, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ठीक है, अर्बनाइज्ड है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जैन। जो जैन धार्मिक समूह है वो भारत में सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के
निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? देखिए, अब जो है कमीशन जो है टॉप 3 जो रैंक होल्डर्स हैं, देश हैं या स्टेट हैं, वो भी पूछने लगा है। तो जब आप पढ़ा करें, टॉप 3 एटलीस्ट जरूर याद रखें। देश नेशनल अगर रिपोर्ट हो, देश को याद रखें। अगर नेशनल रिपोर्ट हो तो राज्य को याद रखें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। गुजरात पहले स्थान पे था, केरल दूसरे पे और तीसरे स्थान पे पंजाब था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो सबसे ज्यादा इन दिए गए ऑप्शंस में वो है कानपुर के बाद जो है वो है लखनऊ के बाद जो है गाजियाबाद और तीसरे नंबर पे है आगरा। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो गया? सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री का आपको नाम बताना है। सही उत्तर है मार्क वेंड है। ठीक है, मार्क वेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं 100 नंबर वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और राज्य के नीति तत्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। संविधान में क्रम के अनुसार सबसे पहले बात की गई है संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र पहला, उसके बाद सिटीजनशिप की बात की गई है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। ठीक है, सिटीजनशिप के बाद नंबर आता है संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र पहले पे। ठीक, के बाद नंबर है संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र पहले स्थान पे। उसके बाद नागरिकता क्या हो गया, उसके बाद मौलिक राज्य के निदेशक तत्व एसपी की बात करते हैं, चौथा हो गया। और मौलिक कर्तव्य आता है राजनीति निदेशक तत्वों के बाद। टीपीएसपी के बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। ठीक, तो इसका जो क्रम होगा वो होगा 1, 3, 4 और 2। तो ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इसमें हम लोग बात करेंगे 101 से लेके 150 तक यूपीपीएससी 2022 के प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न और इनके जो उत्तर हैं वो ऑफिशियल हैं। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ये था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रीन गैस नहीं है? आपको बताना है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न, औरंगजेब के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, शामगढ़ की लड़ाई, धर्मक में विजय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बनारस के पास सूजा जो पराजय हुआ था ये घटना इन 4 ऑप्शन में पहले होती है। उसके बाद होता है धर्मक में विजय, उसके बाद शामगढ़ की लड़ाई और इनमें लास्ट में होता है देवराई की लड़ाई। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, ध्यान दीजिए एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? एक तो यह राज्य था कर्नाटक। अगला प्रश्न, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आपको बताना है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो यह है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी।
काराकुम, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो काराकुम है तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू होता है एडिस एजिप्टाई, जो मच्छर होता है उसके काटने से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, एक तरफ ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, रागमाला जो है वो पुंडरीक विट्ठल की है रचना, रस कौमुदी श्रीकंठ द्वारा रचित है, राग विबोध सोमनाथ द्वारा रचित है और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो वेंकट रमण द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, इधर जो है ये मात्रा है और इधर जो है इसका एसआई मात्रक। तो यहाँ पे जो मिसमैच है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो वो क्यूरी में नहीं मापते हैं और बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापते हैं, ऊष्मा जो है जूल में, दबाव या दाब जो है वो पास्कल में। यहाँ पे भी दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जो है बायो रिजर्व है और दूसरी सूची जो है वो राज्य से संबंधित है। तब तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है किस राज्य में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मानस जो है वो असम में है, सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड और पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया लक्ष्य जो नहीं है। ठीक है, तो ये है अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के 3 जो है वो लक्ष्य है। अगला प्रश्न ये है कि रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये स्थित है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतया बनी होती है? तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस मेनली मीथेन की बनी होती है, CH4। नेक्स्ट, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ जो है महासागर का नाम दिया हुआ है ओशियन का और दूसरी तरफ अधिकतम गहरा बिंदु, मतलब उसका डीपेस्ट पॉइंट बताना है आपको। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रशांत का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मेरियाना ट्रेंच है, आर्कटिक का डीपेस्ट पॉइंट है मोलाय गर्त है और हिंद का सुंडा ट्रेंच है, अंध या अटलांटिक ओशियन का प्यूर्टो गर्त है। यहाँ पे भी जो है 2 सूची दी है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जो है वो क्षेत्र है और सूची 2 में जो है वो डेसिबल रेंज बताना है, शोर का स्तर, नॉइस का जो लेवल है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आवासीय क्षेत्र का जो लेवल होना चाहिए 255 डेसिबल होना चाहिए, जो शांत क्षेत्र होते हैं वो 50 डेसिबल के आसपास होना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका जो लेवल होना चाहिए वो 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र जो है वो 65 डेसिबल। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? ठीक है, तो कौन इनमें से जो है वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे? ये है नीलम संजीवा रेड्डी, ये कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, जबकि बाकी के 3 जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वेंकट रमण जो है उपराष्ट्रपति भी रहे हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। अगला क्वेश्चन सूची 1 है और सूची 2। एक तरफ जो है समाचार पत्र पत्रिका है और दूसरी जो है वो स्थान जहां से प्रकाशित होती थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो स्वदेश है वो गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, भारत बंधु जो है वो हाथरस से, सत्यवादी आगरा और शक्ति जो है अल्मोड़ा से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? ठीक है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1 और 2 दोनों पॉइंट इसके सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पीएम नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था और दूसरा पॉइंट है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की स्थापना भारत ने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
डी केवल एक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्रामीण नगरीय अर्बनाइजेशन, रूरल से बना है, रूरल और अर्बनाइजेशन बना है, अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है। ठीक है, तो ये है एम.एन. श्रीनिवास, ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है, सॉरी एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है जी.एस. घुरिये। ठीक, ये जी.एस. घुरिये का कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, GAP की बात की जाए, गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो GAP का मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में देवता का नाम दिया है और सूची 2 में उनकी पहचान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। शिव जी का पहचान प्रतीक है वो त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, गणेश जी रस्सी या फंदा और सरस्वती जी वीणा। नेक्स्ट, यहाँ पे सूची 1 दी है और सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ ट्रेड यूनियन है और दूसरी तरफ वो किस दल से संबंध रखते हैं ये दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मजदूर संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। ठीक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो है INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, मार्क्सवादी से संबंधित है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ठीक है, तो पार्टी गेट स्कैंडल के बारे में आपको बताना है। तो ये है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ये आपको बताना है। तो ये है फुटपाथ विक्रेता, जो स्ट्रीट वेंडर है उनके बारे में यह योजना है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोर्नियो द्वीप के बारे में आपको बताना है। ठीक, यह 3 देशों में विभाजित है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, केवल इसका ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? ये आपको बताना है। तो ये है यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जनसांख्यिकी लभ्यांश, जनसांख्यिकी लभ्यांश या डेमोग्राफी डिविडेंड क्या है? ये है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। तो सूची 1 में पहाड़ी और पर्वत है, सूची 2 में भारतीय राज्यों में उनकी स्थिति आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बटेश्वर पहाड़ी आपको मिलेगी बिहार में, बिलारी श्रृंखला मिलेगी कर्नाटक में, चीन श्रृंखला है मणिपुर में और धोसी पहाड़ी जो है वो हरियाणा में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? यह आसान सा प्रश्न है, ये है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा इसको करते हैं। ठीक है, तो फोटोवोल्टाइक जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो ये है असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये DPSP में आता है। नेक्स्ट, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में अधिकारी है और सूची 2 में उसका कार्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तलार जो है वो संबंधित है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। पटकोल जो है वो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। और सहसा अधिपति जो है वो चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी होता था।
अवलाधी, ये है चुंगी का सुरक्षक। एक तरफ क्रांति है, दूसरी तरफ उसका संबंध है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन क्रांति जो है वो बागवानी व्यवसाय से संबंधित है। ग्रे जो है ये उर्वरक प्रोडक्शन से, पीली क्रांति तिलहन प्रोडक्शन से, और काली जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी स्थल रुद्ध देश है, कौन सा लैंडलॉक कंट्री है। तो ये है बोल्विया, ठीक है। साउथ अमेरिका का जो बोल्विया देश है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ठीक है, तो ये है लॉन्ग वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो ये है नाभ की ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन की बात की जा रही है। स्टील प्रोडक्शन में 2022 में सबसे टॉप पे रहा है चीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा चुनाव और वर्ष दिया है, ठीक है। तो 13वां लोकसभा चुनाव, 11वीं, 9वीं और 7वीं। तो यहाँ पे जो मिस मैच है वो ऑप्शन नंबर डी, 7वीं जो है वो 1982 में नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये आपको ढूंढना है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, केरल जो है वो रबड़ के लिए जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की और कौन सा एक सही है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। तो आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों को उसने कंसिडर किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिव्यक्त असर्शन कहते हैं और दूसरा का रीजन कहा गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये असर्शन है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है क्या जो असर्शन अभिकथन है और जो कारण है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस प्रश्न में जो असर्शन है वो जो है उसके रीजन के द्वारा सही से व्याख्या हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? ये एक यूनिट टाइप का प्रश्न था। ये वित्तीय वर्ष था 2021 और 22, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था शाहजहां, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सीनोवैक है। तो सीनोवैक क्या है ये आपको बताना है। तो ये है एक संपूर्ण वायरस का टीका, ऑप्शन नंबर सी। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ये पहला ऑप्शन है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में होगा, ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, कब? तो ये मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।